सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है जंगल। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 9 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। सुबह की रोशनी हुई तो मैं फ्रेश होकर नाश्ता करके सहन में बैठे ताया जी और बाबा जी के पास जाकर बैठ गया। एक तरफ अरसलान भाई बैठे थे। वो रात ही मेरी सारी रुदाद सुन चुके थे। तभी ताया जी ने बड़े धीमे से लहजे में कहा, ये समझ में तो आता है कि चौधरी करामत की हमसे दुश्मनी है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि उसके हाथ इतने लंबे हो जाएंगे। आने वाला इंस्पेक्टर उसकी बात यूं मानेगा कि कानून को भी अपने हाथ में ले लेगा। उसने बड़े लोगों से तो ताल्लुक बनाए हैं ना। उसका बेटा अपाहिज हो गया है। फिर उसने अपने पेटी भाई रमजान का भी तो बदला लेना है इससे। अरसलान भाई ने होले से कहा तो ताया जी बोले, कुछ भी हो जाए, करामत में अभी इतनी हिम्मत नहीं है। अब इस मसले का हल क्या है? अरसलान भाई ने पूछा। यही कि असद कुछ दिन मंजर से हट जाए, क्योंकि इसे अब घेरा जा रहा है। हम इन दोनों में मामलात सुलझा लेंगे। ताया ने पुरसकून अंदाज में कहा तो मुझे भी अंदाजा हो गया कि वो ठीक कह रहे थे। चौधरी करामत से तो दुश्मनी थी ही, उसके बेटे को अपाहिज करके उसे पूरी तरह अपना मुखालिफ बना लिया था। जब से भाभी सलमा हमारे घर आई थी, चौधरी इलियास बिल्कुल ही खामोश हो गया था। यहाँ तक कि वो मियाँ अमीन वाले केस में भी पीछे हट गया था। लेकिन ये जो मुदस्सिर और सेठ हाकिम का कत्ल मुझ पर डाला जा रहा था, उसके पीछे कौन था? अगर चौधरी करामत था तो लगता था कि उसकी पहुंच दूर तक हो गई है। अगर वो नहीं था तो फिर कौन था? मंजर काफी हद तक उलझ गया था। उसे इसी तरह सुलझाया जा सकता था कि जिस तरह ताया जी कह रहे थे। कहाँ रहेगा ये? अरसलान ने एकदम से पूछा तो ताया जी चंद लम्हे खामोश रहे। फिर गंभीर लहजे में बोले, भले वक्त में एक नौजवान था शाहिद नाम का। सब उसे छादा कहते थे। उस पर भी कुछ ऐसी ही इफ्ताद पड़ी थी, तब मैंने उसकी बड़ी मदद की थी। वो तब से मेरा एहसान मानता है। अब तो वो काफी उम्र का है। उसका कोई पता नहीं लगता कि वो कहाँ होता है। लेकिन आजकल वो यहाँ से काफी दूर एक जंगल में रूपोश है। ये उसके पास जाएगा। जंगल में? अब्बा, ये जंगल में कैसे रहेगा? वहां तो। अरसलान ने कहना चाहा तो ताया ने हाथ के इशारे से उन्हें रोकते हुए कहा, इसे वहां रहना होगा और रहना भी चाहिए। असद, तुम तैयारी करो। मैं तैयार हूँ, मैंने कहा तो ताया ने अरसलान से कहा, मैं तुम्हें छादे का नंबर दे देता हूँ, उसे कॉल मिलाओ। ताया जी ने कहा और अपनी जेब से कागज का एक पुर्जा निकाल लिया। उन्होंने वो अरसलान भाई को दिया तो उसने अपने फोन पर कॉल मिला दी। ताया जी बात करने लगे। थोड़ी देर बात करके उन्होंने कॉल खत्म कर दी। फिर मुझसे बोले, ले भाई पुत्र, तुम अभी निकल जाओ छादे के पास। तुम वहां रहोगे तो महफूज रहोगे। थोड़ी अकल भी दे देगा तुम्हें। ताया ने सकून से कहा। तो मैंने बाबा की तरफ देखा। वो मुतमईन अंदाज में मेरी तरफ देखते रहे। इसका मतलब था कि वो भी यही चाहते थे। मैंने उसी वक्त जाने का फैसला कर लिया। मैं बाइक लेकर निकला तो मेरे साथ एहतशाम था। मैंने कुछ ऐनक के साथ और कुछ साफा मुंह पर रखे अपने आप को छुपाने की कोशिश की थी। हमने शहर जाने वाला सीधा रास्ता नहीं अपनाया था, बल्कि खेतों के दरमियान रास्तों से निकलते पगडंडियों से होते शहर पहुंच गए। उसने मुझे एक आम सी बस में बिठाया और वापस पलट गया। तकरीबन 5 घंटे के सफर के बाद मैं उस स्टॉप पर जा उतरा जहां का मुझे बताया गया था। बस चली गई तो उसका शोर भी मादूम हो गया। सड़क से हटकर दो तीन कच्ची दुकानें थी। एक छप्पर के नीचे ढाबा बना हुआ था, जिसके अंदर कुछ लोग बैठे थे। एक स्पीकर पर कोई दुखी सा गाना लगा हुआ था, जिसका इर्ताश फैला हुआ था। मिट्टी से बनी भट्टी पर एक शख्स चाय बना रहा था। बस वहीं जिंदगी के आसार थे, वरना उसके सिवा हर तरफ वीराना था। मैं अपने आगे पीछे ऐसा ही वीराना देख रहा था कि दो आदमी उस ढाबे पर से उठे और सीधे मेरी तरफ आ गए। उनमें एक लंबा तड़ंगा और काफी सेहतमंद था, जबकि दूसरा छुरीरे बदन वाला सांवले से रंग का था। मेरे पास आकर लंबे नौजवान ने पूछा, असद हो तुम? हाँ, मैं ही असद हूँ, मैंने एतमाद से कहा। आ जाओ फिर, उसने कहा और पलट गया। मैं बढ़ा तो मेरे साथ छुरीरे बदन वाला भी चल पड़ा। हम ढाबे में जा पहुंचे। वहां चारपाइयां पड़ी हुई थीं। एक पर जाकर मैं बैठ गया तो लंबे कद वाले ने अपना फोन निकाल कर कहीं राब्ता किया और मेरे पहुंच जाने की इत्तला दे दी।
ले भई सज्जन असद, रोटी खा, चा शा पी, फिर हम चलते हैं। छुरीरे बदन वाले ने बेतकल्लुफी से कहा, फिर मिट्टी की भट्टी पर बैठे शख्स से कहा, ओए चाचा दिलबर, रोटी भेज। जब तक रोटी आई उन दोनों का तारुफ हो गया। लंबे कद वाला शौकत था और छुरीरे बदन वाला जुल्फिकार अली जुल्फी था। छादे ने उन्हें मुझे लेने के लिए भेजा हुआ था। शायद भूख लगी हुई थी या खाना ही इतना लजीज था। मैंने जी भर के खाया। मोटी मोटी तंदूरी रोटियां, भुना हुआ गोश्त और ठंडा पानी। हम खा पी चुके तो पैदल ही चल पड़े। सड़क से नशेब में उतरे तो शौकत मुझे उस इलाके के बारे में बताने लगा। मकसद यूं ही गपशप था। तकरीबन 1.5 किलोमीटर चलने के बाद एक जगह पहुंचे जहां बहुत से दरख्तों का झुंड था। मिट्टी की बड़ी बड़ी टीकरियां थीं। उनके साथ ही एक सुर्ख रंग की जीप खड़ी थी। उसमें दो नौजवान मजीद बैठे हुए थे। जीप स्टार्ट थी। यूं लगा जैसे उन्होंने हमें देख लिया था और जाने के लिए तैयार हो गए थे। कोई एक आधा घंटा सफर किया होगा, छोटी सी चंद घरों पर मुश्तमिल एक बस्ती आ गई। सड़क से यहाँ तक पहली बस्ती मैंने देखी थी। उसके बाहर चंद बूढ़े और बच्चे थे। हम उस बस्ती के करीब से गुजर गए, यहाँ तक कि बाकायदा जंगल शुरू हो गया। काफी अंदर जाकर एक जगह जीप रोक दी गई। वहां जाकर उन्होंने मुझे उतरने के लिए कहा तो मैं उतर गया। वो जीप में बैठे रहे। मैंने देखा शाम होने के आसार हो गए। सूरज मगरिब की तरफ झुक गया था। जहां हम रुके थे वहां वैसे भी रोशनी कम थी। थोड़े फासले पर एक घास फूस और मिट्टी से बनी झोंपड़ी थी। उसके पास ही जगह साफ करके थड़ा बनाया हुआ था और जरा से फासले पर एक तालाब था। मेरे ख्याल में इसी तालाब की वजह से यहाँ झोंपड़ी बनाई गई थी। ले भई सज्जन, यहाँ इस झोंपड़ी में एक चारपाई पड़ी है। बाहर निकाल ले या अंदर ही पड़ी रहे, यहाँ आराम कर। आगे अल्लाह मालिक है, जुल्फी ने कहा। ठीक है, लेकिन मैंने कहना चाहा तो वो मुझे वहां झोंपड़ी में जाने का इशारा करके चले गए। जंगल के गहरे सन्नाटे में झींगर की तेज आवाज जिंदगी का एहसास दे रही थी। शाम ढलकर रात के अंधेरे में बदल गई थी। दरख्तों में कहीं कहीं से तारे दिखाई दे रहे थे, या फिर थोड़े से फासले पर बनी हुई झोंपड़ी में जलता हुआ दिया था। यही रोशनी की अलामत बने हुए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दिया रात भर अपनी रोशनी दे पाएगा। दिए की सीधी लो बता रही थी कि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी और हब्स काफी ज्यादा था। मेरी जिंदगी में आने वाली वो पहली ऐसी रात थी जब मुझे इस तरह जंगल में रात बसर करना पड़ रही थी। मुझे बताया भी गया और मैंने सुना भी था कि इस जंगल में दरिंदे भी थे, जैसे कि भेड़िया, सूअर या फिर गीदड़। लेकिन यहाँ सांपों की कसरत थी। हाथी या शेर वाला वो जंगल नहीं था। वहां मगर हशरातुल अर्ज और ना जाने क्या क्या जानवर पाए जाते थे। मैं यहाँ से निकल भी नहीं सकता था। ना जाने कब छादे को यहाँ आना था। अगरचा वो हमारे ही इलाके का था, लेकिन बहुत अरसे से इश्तहारी था और मफरूरी के दिन काट रहा था। मेरे कान ऐसी ही किसी आहट पर जमे हुए थे। ना जाने कब और किस तरफ से वो आ जाए। मैं झोंपड़ी से बाहर चारपाई बिछा कर लेट गया। ना जाने कब मेरी आंख लग गई। अचानक मेरे बदन को हिलाया गया तो मैं एकदम से बेदार हो गया। मैंने आंखें खोल कर देखा तो मेरे सामने एक अधेड़ उम्र शख्स खड़ा था। उसके दाएं बाएं जुल्फी और शौकत थे। मैं समझ गया कि यही छादा हो सकता है। मैं जल्दी से उठ गया। हाँ भाई जवान, इतनी गहरी नींद वाले तो कभी दुश्मनदारी नहीं कर सकते। तुम हो कि बेधड़क सो रहे हो। उसने मुझसे मुसाफा करते हुए कहा तो मैंने तेजी से कहा, मैं इसलिए सो गया था कि आप हैं। मुझे यकीन था कि आप मुझे देख रहे हैं, इसीलिए बेधड़क होकर सुकून से सो गया। मुझे तेरा जवाब अच्छा लगा, उसने खुश होते हुए कहा और चारपाई के सिरहाने की तरफ बैठ गया। जुल्फी और शौकत खड़े रहे। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, तुम्हारे ताया के लिए तो मैं छादा ही हूँ, लेकिन चाहो तो मुझे अपना भाई कह लो, चाचा कह लो, जो मर्जी कह लो। मैं शाहिद भाई कह लूं? मैंने कहा। शौक से कहो। तेरे ताया ने मुझ पर बड़े एहसानात किए हैं। मुझे खुशी हुई कि आज मैं उसका बदला दे रहा हूँ। पर यार एक बात है, एहसान का बदला वैसे होता तो नहीं और ना ही कोई दे सकता है। मुझे कभी नहीं बताया था उन्होंने। मैंने कहा, ये कौन सी बताने वाली बातें होती हैं, बस ये हालात होते हैं जो बंदे को बहुत कुछ करने पर मजबूर कर देते हैं। संगी साथी या मोहसिन वो होता है जो बुरे वक्त में साथ दे। अच्छे वक्त के तो बहुत से साथी हैं। खैर, पीछे खबर कर दी है मैंने कि तुम खैरियत से पहुंच गए हो मेरे पास। क्या हालात हैं वहां? मैंने इंतहाई तजस्सुस से पूछा। हालात क्या होने हैं, सब ठीक है। जिसने जो करना था कर लिया।
अब वहां पर उनकी हवा की तरफ भी कोई नहीं देखेगा। तुम पीछे की फिक्र छोड़कर बस यहाँ रहो सुकून से। चौधरी करामत के लिए अब मैं ही काफी हूँ। शाहिद भाई ने सुकून से कहा तो मैंने पूछा, आपको जानता है वो जानता ही नहीं, मुझे समझता भी है। लेकिन फिर भी, मैंने तो बहुत पहले तेरे ताया से कहा था कि उसका काम कर देता हूँ, मगर उन्होंने जाने दिया। अब उसका जहर अगली नस्ल तक आ गया है। पर कोई बात नहीं, तुम इधर रहो 4 दिन, मौज करो। उसने कहा तो मैं हंस दिया, फिर पूछा, इस झोंपड़ी में मौज करूंगा? ओ नहीं यार, ये तो इसलिए तुम्हें यहाँ रखा कि शायद तेरा पीछा करता कोई यहाँ तक आ गया हो, कोई मुखबरी ना हो जाए, इसीलिए कहा था कि फोन मत लाना। यहाँ तुझे सब मिल जाएगा। चल आ चलते हैं। हम सब उठे और टॉर्च की रोशनी में तालाब की तरफ चल पड़े। मुझे उसका मोहतात होना बहुत अच्छा लगा था। बिलाशुबा इतनी एहतियात की वजह ही से वो बचा हुआ था। तालाब से काफी दूर दो जीपें खड़ी थीं। तब मुझे एहसास हुआ कि नींद में जीप की आवाज मुझे क्यों नहीं सुनाई दी। मैं शाहिद भाई के साथ बैठ गया। जुल्फी और शौकत पीछे बैठे और हम जंगल के दरमियान में से निकलते हुए न जाने किधर किधर से होते हुए एक खुले मैदान में आ गए। दरख्तों के झुंड में कच्ची दीवारें खड़ी करके ऊपर घास फूस और सरकंडों से डाली गई छत वाले झोंपड़ी नुमा घर थे। खुले सहन जिसमें जानवर और मुख्तलिफ सवारियां खड़ी थीं। वहां पहुंचकर शाहिद भाई ने कहा, जाओ जाकर आराम करो, सुबह मुलाकात होगी। जुल्फी और शौकत मुझे एक ऐसे ही खुले कमरे में ले गए जहां चारपाइयां धरी हुई थीं। बैटरी की दूधिया मगर मध्यम रोशनी थी। वो भी कच्ची दीवारों और सरकंडों के छत वाला कमरा था। हम वहां जाकर बैठे तो जुल्फी बोला, ले भाई सज्जन, अब थोड़ा आराम कर ले, मैं इतने में जाकर रोटी का पता करके आता हूं अगर मिल गई, वरना रात ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी। यार उसे कहना मेहमान आया है, दे देगा, शौकत ने चारपाई पर लेटते हुए कहा। खाना खाकर होश ही नहीं रहा कि मैं कहाँ पड़ा हूँ। सुबह मेरी आंख खुली तो दिन काफी चढ़ाया था। मैं बाहर निकला तो ये देखकर हैरान रह गया कि वहां चंद झोंपड़ियां थीं। रेतली जमीन पर उगे हुए सरकंडे और जंगली पौधे, कहीं कहीं बबूल के दरख्त और सन्नाटे भरी वीरानी थी। इतनी वहशतनाक वीरानी देखकर एक बार तो मेरे मन में वहशत ही दर आई। दूर दूर तक कोई जी रू दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सामने से जुल्फी आता हुआ दिखाई दिया। वो मेरी तरफ देखता हुआ आ रहा था। मेरे करीब आकर मुस्कुराते हुए बोला, बड़ा हैरान और परेशान खड़ा है, खैर तो है ना? इस कदर वीरानी यार, मैंने हैरत ज़दा लहजे में कहा। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और अजीब से लहजे में बोला, कोई बात नहीं, इसकी आदत हो जाएगी। आओ मुंह हाथ धो लो, फिर खाना खाते हैं। खाना कहाँ से आएगा? मैंने पूछा तो वो बोला, जहां से रात आया था। यहाँ कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। मैंने पूछा तो वो लम्हा भर ठहर कर कहता चला गया, यार ये जो तुम झोंपड़ियां देख रहे हो ना, इनमें लोग रहते हैं, लेकिन थोड़े से हैं। अभी वो सब निकले हुए हैं पानी लेने के लिए। यहाँ से कोई 2-3 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं। कुछ देर में आ जाएंगे। दो अधेड़ उम्र औरतें हैं जो खाना बनाए हमारा इंतजार कर रही हैं, आओ। मैं कुछ कहे बिना उसके साथ चल दिया। सारा दिन चारपाई तोड़ने के बाद सपहर के वक्त मैं टहलने के लिए झोंपड़ी से बाहर आ गया। थोड़े से फासले पर जुल्फी और शौकत दोनों जमीन पर ही बैठे हुए बातें करते नजर आए। मैं उनके पास चला गया। मुझे देखते ही वो खामोश हो गए। मैंने पास बैठते ही पूछा, कब तक यहाँ रहना है? जब तक भाई ने चाहा, जुल्फी ने तेजी से कहा। उनसे कब मिल सकते हैं? मैंने फिर सवाल किया तो शौकत हंसते हुए बोला, यार जब उनका दिल चाहा। तुम्हें अगर कोई मसला है तो बताओ, हम हैं ना। मुझे फोन चाहिए, मैंने सुकून से कह दिया। फोन तो मेरी जेब में है, लेकिन यहाँ नेटवर्क नहीं है, ये देखो। उसने जेब से फोन निकालते हुए कहा, फिर फोन मेरी जानिब बढ़ा दिया। मैंने फोन देखा, कोई सिग्नल नहीं थे। मैं यही देख रहा था कि वो बोला, फिक्र ना करो, भाई ने तुम्हारे बारे में कुछ सोचा ही होगा, इसके सिवा चारा भी नहीं है। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा तो वो कहकहा लगाकर हंस पड़ा। तुम्हें पीछे की खबर चाहिए होगी ना? जुल्फी ने संजीदगी से पूछा। बिल्कुल, मैं जानना चाहता हूँ। मैंने कहना चाहा तो वो मेरी बात कता करते हुए बोला, मेरे ख्याल में सब ठीक ही होगा, फिक्र ना करो। भाई ने वहाँ कुछ बंदे भेजे हैं। यार हम ऐसी जगह पर हैं क्यों, जहाँ पर सिग्नल तक नहीं आते? मैंने झुंझलाते हुए पूछा। इसलिए कि हमें कोई ट्रेस ना कर सके मेरी जान। उसने कहा तो मैं खामोश हो गया। हम वहीं बैठे बातें करते रहे यहाँ तक कि सूरज गरूब हो गया। हम वापस अपनी झोंपड़ी नुमा कमरे में आए
तो वही बैटरियों वाली मध्यम रोशनी रोशन थी। इस बार वहां दो नौजवान भी दिखाई दिए। वो खाना रख कर चले गए। भुने हुए गोश्त के साथ मोटी तंदूरी रोटियां थीं। हम खा पी कर बैठ गए। सो जाने तक हमारे पास बातों के सिवा कुछ नहीं था। रात का ना जाने कौन सा वक्त था। मुझे नींद में महसूस हुआ जैसे बाहर कहीं कोई गाड़ी आई है। मैं आंखें बंद किए अभी आवाजों पर गौर कर रहा था कि दरवाजा खुला और छादा भाई अंदर आ गया। मैं उसे देखकर उठ बैठा। मेरे साथ जुल्फी और शौकत भी उठ गए थे। कैसे हो? उसने मेरे पास बैठते हुए पूछा। इंतहाई बोरियत, वैरानी, वहशत। मैं एकदम से फट पड़ा तो कहकहा लगाकर हंस दिया, फिर बोला, ओए, इस माहौल का भी तजर्बा कर ले, कहीं ना कहीं जिंदगी में काम आएगा। बंदे को हर तरह से जीने का हुनर आना चाहिए। गांव में सब कैसा है? मैंने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए पूछा तो वो बोला, यार तुम वहां की फिक्र ना करो, वहां सब ठीक है, तुम अपने आप को संभालो। मुझे क्या है, मैं तो ठीक हूं, मैंने होले से कहा। वहां तुम आए दिन किसी न किसी नए जंजाल में फंस रहे थे। तुमने जरा भी नहीं सोचा ये सब कैसे होता चला जा रहा है? गौर किया इस पर? उसने पूछा। सच्ची बात तो ये है कि मैंने सोचा ही नहीं। दूसरा, मैं कौन सा ऐसे चाहता था? इफ्ताद पर इफ्ताद पड़ती गई मुझ पर। मैंने जानबूझकर किसी पर? मैंने कहना चाहा तो उसने मेरी बात काटते हुए पूछा, वो मैं सब जानता हूँ, खैर, मुझे तुम यह बताओ, अब तुम क्या चाहते हो? मैं समझा नहीं। मैंने हकीकत में उसकी बात ना समझते हुए बेसाख्ता कहा। तो वो वजाहत भरे लहजे में बोला, देखो, चाहे अनजाने में सही, तुम वहां तक आ गए हो जहां से वापसी पर तुम्हें कई बरस लग जाएंगे। कत्ल का इल्जाम ही नस्लें खा जाता है। तुम पर तो एक नहीं, कई लोगों के कत्ल का इल्जाम लग चुका है। जब चाहे कोई थानेदार जिस वक्त मर्जी हो तुम्हें अंदर कर दे। दुश्मनों के हाथ में यही कमजोरी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। कोई भी ताकतवर दुश्मन जब चाहे तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। भाई, अब निकलना तो है ना इन हालात से? मैंने धीमे से कहा। तो वो मेरी सुनी अनसुनी करते हुए बोला, और तुम्हें अपने दुश्मनों से भी बदला लेना है, जैसा कि शहजाद है जिसने जिशान को दागी किया, चौधरी करामत है जो इस फसाद की जड़ है। उनसे बदला लिए बगैर तो मुझे चैन नहीं आएगा। मैंने नफरत से कहा। तो उसने इंतहाई संजीदगी से पूछा, ये कैसे होगा? तुम इन हालात से भी निकलना चाहते हो और अपने दुश्मनों से बदला भी लेना है, ये कैसे मुमकिन है? क्या करूं मैं खुद ऐसे हालात का जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन ये भी तो है ना कि कोई हम पर हमला करे। हम पर? मैंने कहना चाहा तो वो मुझे टोकते हुए बोला, हो गया सब, भले अनजाने में भले मजबूरी में हो गया। अब की बात करो, अब क्या करना चाहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही कोई राह दिखाएं। मैंने बेचारगी से कहा तो वो बोला, दो रास्ते हैं। पहला ये कि उन्हें माफ कर दो और दिल से किसी भी किस्म का इंतकाम या बदले की ख्वाहिश को निकाल कर उन्हें माफ कर दो। यहाँ रह सको तो ठीक, वरना कहीं दूसरे मुल्क चले जाओ। और दूसरा रास्ता? मैंने जल्दी से पूछा। इतने ताकतवर हो जाओ कि सामने आने वाले हर दुश्मन को खत्म कर देने की हिम्मत हो तुम में। उसने समझाते हुए कहा। तो मैं चंद लम्हे सोचता रहा। वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहा था। तभी मैंने पूछा, ये कैसे मुमकिन है? ये मुझे नहीं मालूम। किसने कैसे ताकतवर बनना है, ये उसकी अपनी जद्दोजहद है, मेहनत है। वो ताकतवर बनता है या इस जंगल जैसी दुनिया में किसी की दरिंदगी का शिकार होता है? आपके ख्याल में कुछ तो होगा। मैंने तजस्सुस से पूछा। देखो, हमेशा भूख लड़ती है। वो भूख भले रोटी की हो, मालो दौलत की हो, या फिर जाहो हशमत की। कोई लालच कहे, हवस कहे या जो मर्जी कहे, लेकिन ये है भूख। इसी तरह ताकत किसी थड़ोले, कमजोर और दो चार करने वाले को नहीं मिलती। हौसला चाहिए। शेर जैसा दरिंदा सिर्फ अकल से काबू में नहीं आता, इसलिए कि दीवानों जैसा हौसला चाहिए होता है। उसने कहा और फिर चंद लम्हे पुरसकून रहने के बाद कहा, अब तुम जो चाहो। मैं अपने दुश्मनों को माफ भी कर दूं तो मेरे दुश्मन घटिया हैं, वो मुझे माफ नहीं करेंगे। एक कुत्ता किसी इंसान का खा कर उससे वफा करता है, ये घटिया दुश्मन ही होता है जो खा कर भी अपने अंदर बुग़्ज़ पालता है। सांप को दूध पिला दो या किसी घटिया शख्स को माफ कर दो, एक बराबर है। ये सब कहते हुए नफरत खुद ब खुद मेरे लहजे से आया हो गई थी। तो इसका मतलब है तुम उन्हें माफ नहीं करोगे? उसने पूछा तो मैं तेजी से बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। सारी दुनिया को माफ किया जा सकता है लेकिन शहजाद को नहीं। उसने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी है। ठीक है, फिर फैसला तुम्हारे हाथ में है। ताकतवर होकर
अपने दुश्मनों पर छा जाओ या फिर इस जंगल में किसी की दरिंदगी का शिकार हो जाओ। उसने हतमी लहजे में कहा तो माहौल पर कुछ देर तक खामोशी छा गई। ये खामोशी बड़ी गंभीर थी। मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं मजीद क्या बात करूं। अचानक शाहिद भाई ने कहा, ऐसा करो, अभी मजीद सोच लो, हम इस पर फिर बात करेंगे। मैं फैसला कर चुका हूं, मैंने एकदम से हतमी लहजे में कहा। ठीक है, फिर आओ मेरे साथ, उसने कहा और उठ गया। मैं भी तेजी से उठकर उसके साथ चल दिया। बाहर जीप खड़ी थी। हम उसमें सवार हो गए। जुल्फी और शौकत वहीं रह गए। शायद वो रहते ही वहीं होंगे। रात के गहरे सन्नाटे में जीप स्टार्ट हुई और हम चल पड़े। जीप में एक ड्राइवर फरजंद और एक नौजवान अल्लाह रखा पहले ही मौजूद थे। रेतले वेराने से निकलकर हम जंगल में आ गए थे। इस दौरान हम में गहरी खामोशी रही। बिलाशुबा हम दोनों ही अपनी अपनी जगह सोच रहे थे। ये बहुत आसान था कि मैं खामोशी से कहीं छुप जाता और मुल्क से बाहर निकल जाता और मंजरे आम पर ना आता। मेरे घर वाले किसी न किसी तरह से वो सब भुगत लेते जो उन पर इफ्ताद पड़ती। वक्त गुजरने के साथ बहुत कुछ बदल जाता, लेकिन जो मैंने फैसला कर लिया था उससे ना सिर्फ मेरी जिंदगी दांव पर लगती, बल्कि शाहिद भाई के लिए भी इम्तहान शुरू हो जाता। मेरे हर तरह के मामलात की जिम्मेदारी उसी पर थी। जंगल के रास्ते में जीप काफी हद तक सुस्त रफ्तारी से जा रही थी। तभी शाहिद भाई का फोन बजा तो मुझे ना जाने कितनी खुशी हुई। यूं लगा जैसे मैं किसी गुमशुदा जिंदगी से निकल आया हूं। अब मेरा राबता दुनिया से बहाल हो गया है। शाहिद भाई बता रहा था कि वो खुद ही जीप में आ रहा है। मैं समझ गया कि इस जंगल में यूं ही नहीं रह रहा था, उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी भी थी। कोई अलर्ट सिक्योरिटी वाला जीप देखकर तस्दीक कर रहा था। हम एक लकड़ी के बने मकान में आ गए। मैं रात के अंधेरे में सिर्फ इतना ही देख सका था जितना हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे दिखाई दिया, लेकिन इतना एहसास हो गया था कि वहां सिर्फ वो लकड़ी का मकान ही नहीं, बल्कि मिट्टी के बड़े टीले भी थे और कुछ शेड बने हुए थे। मैं शाहिद भाई के साथ जीप से उतरकर उस मकान के अंदर चला गया। मकान के अंदर अफरा तफरी का सा समा था। उसका हाल ऐसा ही था जैसे बगैर औरत के कोई घर होता है। हम एक कमरे में जा बैठे। उसने अपनी जैकेट उतार दी तो मुझे लगा वो सोने की तैयारी में है। ये आपका कमरा है? मैंने दिलचस्पी से पूछा। हाँ, मैं यहीं सोता हूँ। वो सामने चारपाई पर तुम सो जाना, उसने कहा। मुझे अभी नींद तो नहीं आएगी, अगर आप चाहें तो सो जाएं। मैंने कहा तो शाहिद भाई ने पूछा, कुछ खाएगा? मुझे कुछ नहीं खाना, मैंने इनकार में सर हिलाया। कुछ और? उसने पूछा। कोई फोन हो तो दे दें, मैं धीमे से बोला। मैं देखता हूँ एक फोन पड़ा तो है, ये कहते हुए उसने कोने में पड़े एक संदूक को खोल लिया। थोड़ा सा तलाश करने के बाद उसने एक फोन निकाला और मुझे देते हुए बोला, देख लो इसमें बैलेंस है या नहीं, मुझे पता नहीं। वो फोन काफी हद तक चार्ज था और उसमें थोड़े से पैसे भी थे। मेरे लिए इतना ही बहुत था। मैं सबसे पहले अपने घर फोन करना चाहता था। मैं अभी सोच ही रहा था और नंबर मिलाने वाला था कि शाहिद भाई का फोन बज उठा। वो कॉल रिसीव करके सुनने लगा। जैसे जैसे उसने फोन सुना मुझे अंदाजा हो गया कि कोई इत्तला है। वो सुन चुका तो फोन बंद करते हुए बोला, अच्छा यार, तुम आराम करो, मुझे अभी कहीं निकलना है। खैरियत? मैंने पूछा। हमारी जिंदगी में ये लफ्ज नहीं है मेरी जान। एक दुश्मन की इत्तला मिली है, कोई 1 घंटे की मुसाफत पर वो मौजूद है। माहौल भी ठीक है, बस उसे पार करना है। उसने यूं कहा जैसे बाजार से कोई शय लेने के लिए तैयार खड़ा हो। वो अपनी जैकेट पहनने लगा तो मैं भी उठ गया। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तुम सो जाओ, फिर किसी वक्त चलेंगे, अभी तुम। वो कहते हुए रुक गया। नहीं, मैं चलता हूँ, मैंने हतमी अंदाज में कहा तो उसने चंद लम्हे सोचा और फिर संदूक की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसमें एक पिस्टल पड़ा है, निकाल लो। मैंने पिस्टल निकाल लिया, उसके साथ मैगजीन भी उठा लिए। सुबह की नीलगूं रोशनी फैल रही थी। हमें जहां जाना था वो एक शाहराह के किनारे बना फिलिंग स्टेशन था। हम उसी फिलिंग स्टेशन से कोई 3 किलोमीटर पीछे खड़े थे। हम वही 4 लोग जीप में थे। तभी दो मोटरसाइकिल हमारे पास आकर रुक गईं। वो शाहिद भाई के साथी थे जिन्होंने इतला दी थी। वो अभी तक अपने टारगेट को निगाहों में रखे हुए थे। मैं और रखा एक मोटरसाइकिल वाले के पीछे बैठ गए, जबकि शाहिद भाई दूसरे मोटरसाइकिल वाले के पीछे बैठ गया। रास्ते में हमारे दरमियान तय हो गया था कि क्या करना है। हम सब 5-7 मिनट में उस फिलिंग स्टेशन तक जा पहुंचे। सुबह सवेरे कोई 2 मिनी ट्रक और शायद कोई कार वहां खड़ी थी। एक शख्स उसमें फ्यूल डाल रहा था। वहां कोई ऐसी सिक्योरिटी दिखाई नहीं दी जिससे खतरा महसूस किया जा सकता।
उससे चंद गज हटकर फिलिंग स्टेशन के कमरे बने थे। हम वहीं जाकर रुके और अगले ही लम्हे अंदर चले गए। कमरे में चंद लोग थे जो शायद हमें आता हुआ देख चुके थे, इसलिए अलर्ट खड़े थे। उनमें से एक शख्स के हाथ में गन थी, लेकिन उसका अंदाज फायरिंग वाला नहीं था। मुझे दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन मेरे लिए हवास गुम कर देने वाली सूरत हाल थी। मैं उस वक्त यह देखकर हैरान रह गया कि शाहिद भाई ने बड़े एतमाद से करीब जाकर पूछा, कहाँ हैं तुम्हारे मियाँ साहब? छादे भाई, वो यहाँ आए थे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले चले गए हैं, एक फरबा माइल शख्स ने मिनमिनाते हुए कहा। लेकिन मेरी ये इत्तला है कि वो अभी यहीं है। झूठ मत बोलो, शाहिद भाई ने दबे दबे गुस्से में कहा। मैं सब बता देता हूँ, तुम आओ बैठ कर बात करते हैं। गलती हो जाती है बंदे से, उसी मोटे शख्स ने दोबारा कहा। मैं कहता हूँ, उसे सामने लाओ। मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं, तुम लोग हट जाओ। शाहिद भाई ने फिर समझाने वाले अंदाज में कहा। देख छादे भाई, मैं कह रहा हूं ना, बैठकर बात करते हैं। जो तुम कहोगे वो ही होगा, लेकिन हमारी सुन तो लो ना। साथ खड़े उस शख्स ने कहा जिसके हाथ में गन थी। मेरी निगाह बाहर वाले रास्ते पर थी। मुझे एकदम से एहसास हुआ जैसे दाएं तरफ वाले दरवाजे पर कोई हरकत हुई है। एक साया सा लहराया और उसके साथ ही मुझे पिस्टल की नाल दिखाई दी। शाहिद भाई की पुश्त उस तरफ थी। वो जो कोई भी था, बिलाशुबा वो फायर करने वाला था। जब तक मैंने पिस्टल सीधा किया, उसी लम्हे उसने हाथ बढ़ा दिया। मुझे कुछ भी नहीं सूझा, लेकिन लाशऊरी तौर पर मैंने इंतहाई सूरत से उसी हाथ पर फायर कर दिया। जब तक मेरा फायर उसके हाथ पर लगता, वो भी फायर कर चुका था, लेकिन गोली शाहिद भाई से काफी ऊपर से निकलकर सामने वाली दीवार में लगी। एक हलचल मच गई। जब तक ये सूरत हाल समझी जाती, मैं साथ वाले कमरे में जा पहुंचा। एक शख्स खून आलूद हाथ के साथ होंठों को दबाए तड़प रहा था। मैंने उसे कॉलर से पकड़ा और इसी कमरे में ले आया जहां शाहिद भाई खड़ा था। रखा ने गन वाले को काबू में किया हुआ था। उसे देखकर शाहिद भाई ने कहा, ये तो मियाँ का ड्राइवर है ना, वो यही है। जाने दो छादे वीर, हम सारा मामला बैठकर तय कर लेते हैं। उसी फरबा माइल शख्स ने कहा तो छादे ने पिस्टल सीधा करते हुए गुस्से में कहा, वो हम पर फायर कर रहे हैं और तुम बैठकर बात करना चाहते हो? पहले तुम्हें तो समझा लूं मैं। वो खौफजदा अंदाज में सोफे पर ढेर हो गया। उसी लम्हे अगले कमरे में एक खटका सा हुआ। हल्का सा दरवाजा खुला। मेरे साथ खड़े रखा ने एकदम से ठोकर मारी। दरवाजा खुल गया। वो अंदर चला गया और ऊंची आवाज में बोला, मियाँ अंदर है, बाहर लाओ उसे। शाहिद भाई ने कहा और खुद उस तरफ बढ़ा। मैं दरवाजे में आ खड़ा हुआ। तभी अंदर से फायरिंग की आवाज आई और एक चीख बुलंद हुई। इसका मतलब था कि मियाँ को पार कर दिया गया था। शाहिद भाई बाहर निकला तो वो मोटा शख्स थर थर कांप रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई मुझे माफ कर दो, मैं तो। शाहिद भाई ने एक लम्हा उसकी तरफ देखा और बड़े इत्मीनान के साथ जाकर मोटरसाइकिल पर बैठ गया। हम भी उसके पीछे जाकर बैठ गए। हमें वापस जीप तक आते हुए वही 5-10 मिनट लगे। हम जीप में बैठे और वापसी के लिए चल दिए। मोटरसाइकिल वाले ना जाने किधर निकल गए थे। जानते हो उस मियाँ को क्यों मारा है मैंने? काफी दूर जाकर शाहिद भाई ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, मैं कैसे? मैंने मिनमिनाते हुए कहा। इस बंदे ने पूरा एक घर उजाड़ दिया था, सिर्फ इसलिए कि उनकी लड़की इसे पसंद आ गई थी। मेरे दोस्तों ने उसे समझाना चाहा तो उसने उन पर भी फायरिंग करवा दी। पूरे 6 माह से मैं इसकी तलाश में था। शाहिद भाई ने इख्तसार से बताया तो मैं खामोश रहा। मुझे मजीद उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं थी। मैं खामोशी से बैठा सफर करता रहा। दोपहर के वक्त सोकर उठा तो हर तरफ सन्नाटा था। मैं 3 दिन से नहाया नहीं था और ना ही कपड़े बदले थे। मेरे कपड़ों से बू उठ रही थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। मैं कमरे से बाहर आया तो वहां कोई नहीं था। मैं मकान से बाहर निकलता चला गया। बाहर रखा बैठा था। मुझे देखकर बोला, अरे असद, जाग गए तुम? मैं तुम्हारे ही इंतजार में था। मेरे इंतजार में? मैंने पूछा। हाँ, आओ तुम्हें बताता हूँ, उसने कहा और मकान के अंदर की तरफ चल पड़ा। वो कमरे में गया, वापस आया तो उसके हाथ में कपड़े थे। वो मेरी जानिब बढ़ाते हुए बोला, ये कपड़े लो, आओ बताता हूँ कहाँ नहाना है, फिर आओ तो मिलकर खाना खाते हैं। ये तो बहुत अच्छा किया यार तुमने, मैंने खुश होते हुए कहा। फिर सन्नाटे का एहसास करते हुए पूछा, यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, बड़ी खामोशी है। यार तुझे जो कहा है वो कर, ज्यादा सवाल मत कर, उसने चिढ़ते हुए कहा और हाथों में पकड़े शलवार कमीज को संभालते हुए मैं उसके साथ चल दिया। फ्रेश होकर खाना खाया तो मुझे लगा जैसे सुकून आ गया है। मैं वापस कमरे में आ गया।
میں فری کو فون کرنے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے پہلے ذیشان بھائی کے نمبر ملائے، کچھ دیر کے بعد اس سے رابطہ ہو گیا۔ کیسے ہو تم؟ اس نے بڑے جذباتی لہجے میں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا تو وہ بولا، سب ٹھیک ہے، تم اپنا خیال رکھنا۔ میں کچھ دیر اس سے باتیں کرتا رہا۔ گاؤں میں سب ٹھیک تھا، کہیں کوئی پریشانی نہیں تھی، سو ایک سکون من میں اتر گیا۔ میں نے دوسری کال فری کو کی۔ اس نے کچھ دیر تک میری کال رسیو نہیں کی، میں بھی لگا رہا۔ تبھی اس نے کال رسیو کرتے ہوئے اجنبی لہجے میں ہیلو کہا۔ میں بات کر رہا ہوں اسد۔ ارے کہاں ہو تم؟ اس نے میری آواز پہچانتے ہی فوراً پوچھا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، میں نے صاف گوئی سے کہہ دیا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا، کہیں کوئی؟ وہ تشویش سے کہتے ہوئے رک گئی تو میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ارے نہیں، میں سکون سے ہوں۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ تم بھاگ گئے تھے، تم محفوظ ہو تو وہیں سکون کرو۔ یہاں میں نے اس انسپیکٹر کو گھیر لیا ہے، اس نے تیزی سے بتایا۔ کیسے؟ میں نے تجسس سے پوچھا تو وہ کہتی چلی گئی، دراصل میں نے اسی وقت ایک وکیل کو تھانے بھیجا تھا جب تمہیں یہ تھانے لے کر گئے تھے۔ بس وہ کوئی 2-3 منٹ لیٹ ہوا تھا۔ انسپیکٹر نے یہی بتایا کہ تمہیں پوچھ تاچھ کے بعد چھوڑ دیا ہے اور تم تھانے سے چلے گئے ہو۔ وکیل نے مجھے فون پر بتایا تو میں نے تم سے رابطہ کیا، تمہارا فون آف جا رہا تھا۔ میں پریشان ہو گئی۔ اگلی صبح تمہارے بارے میں پتا چلا کہ اصل بات کیا ہے۔ بس پھر اس پر چڑھائی کر دی۔ اس سے غلطی یہ ہوئی کہ کہیں کسی کاغذی روزنامچے میں تمہیں لانے کا چھوڑنے کا اندراج نہیں کیا، جبکہ اتنے لوگوں کے سامنے تمہیں گرفتار کیا تھا۔ خیر، اس سے تو کھیل جاری رہے گا، مگر اب تم اپنا خیال رکھنا۔ میں تو خیال رکھوں گا ہی اپنا، مگر تم میرے اپنوں کا خیال رکھنا، اپنے پاپا سے۔ میں نے کہنا چاہا تو وہ بولی، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ بس رابطہ رکھنا، مجھے امید ہے کہ بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا، پھر ہم سکون سے مل پائیں گے۔ ہم کچھ دیر مزید باتیں کرتے رہے، پھر میں نے فون بند کر دیا۔ میں کچھ دیر کمرے میں بیٹھا رہا، پھر باہر نکل کر ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہاں کوئی شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے رکھا تھا، اب وہ بھی غائب تھا۔ میں ٹہلتا ہوا اس طرف چلا گیا جہاں شیڈ بنا ہوا تھا۔ یہ مکان سے تھوڑے سے فاصلے پر تھا۔ جیسے ہی میں شیڈ کے پاس گیا، وہاں مجھے کسی کے سسکنے کی آواز سنائی دی۔ میں چونک گیا، آواز کی سمت بڑھا تو شیڈ کے اندر چلا گیا۔ وہ شیڈ چھوٹا سا ہال نما کمرہ تھا جس میں دیوار کے ساتھ ایک نوجوان بندہ تھا۔ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں زنجیر تھی، پھٹے ہوئے کپڑے، مٹی میں اٹے ہوئے بال، چہرے پر خستہ حالی، شیو بڑی ہوئی۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا تو اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں موجود وحشت بڑھ گئی۔ وہ رو رہا تھا۔ میں اس کے قریب چلا گیا۔ وہ خوف زدہ سا یک ٹک میری طرف دیکھے چلا جا رہا تھا، جیسے میں اس کے لیے کوئی نئی آفت ہوں۔ میں نے اس کے کپڑوں سے اندازہ لگایا کہ کافی مہنگے برانڈ کے شرٹ پتلون میں ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتا، رکھا تیزی سے اندر آ گیا۔ شاید وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ میرا متوقع سوال کیا ہوگا، اس لیے بولا، دیکھ رہے ہو اسے؟ کتنا مظلوم دکھائی دے رہا ہے۔ قاتل ہے یہ ایک لڑکی کا، وہ بھی ایک بے بس اور مجبور لڑکی کا، لیکن اسے ذرا ترس نہیں آیا اس پر۔ اور اس کا باپ اس مقتول لڑکی کے باپ کو دھمکیاں لگا رہا تھا کہ پیسے ویسے لے کر اپنی بیٹی کو بھول جاؤ۔ قتل کیوں کیا؟ میں نے سرسراتے ہوئے پوچھا۔ سالہ امیر باپ کی بگڑی اولاد، وہیں ریپ کیا اس بیچاری کا، اس بغیرت نے۔ اسی کے باپ کے دفتر میں کام کرتی تھی اور یہ اس کے پیچھے لگ گیا۔ اس نے نفرت سے بتایا تو میں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ میں جانتا تھا کہ رکھا سوالوں سے چڑھتا ہے۔ جو اب اس نے بتایا تھا وہی میرے لیے کافی تھا، ورنہ سوال تو کئی میری زبان پر آ کر رک گئے تھے۔ میں تو یوں ہی سناٹا دیکھ کر ادھر آ گیا تھا۔ میں نے اسے بتایا تو وہ بولا، کوئی بات نہیں، یہاں رہنا ہے تو دیکھنا بھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ رکا اور پھر بولا، آ جاؤ، شاہد بھائی آنے والے ہیں۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ شام کا اندھیرا پھیل گیا تھا جب شاہد بھائی واپس آیا۔ وہ کافی تھکا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ چند لوگ بھی تھے جو کچھ دیر تو دکھائی دیے، پھر پتہ نہیں کدھر چلے گئے۔ ظاہر ہے اتنا بڑا جنگل تھا، وہ لوگ کہیں بھی سما گئے ہوں گے۔ کھانا وغیرہ کھا کر جب شاہد بھائی سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا تو اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیسا گزرا دن؟ بہت زیادہ بوریت تھی، میں نے اکتاہٹ بھرے انداز میں کہا تو وہ دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہاں، تم جوان آدمی ہو، آج تک تم نے رونقوں میں وقت گزارا ہے، ان جنگل ویرانوں میں تم کہاں رہ سکتے ہو؟ یہ بات نہیں بھائی، جب یہاں کرنے کو کچھ نہیں تو
मैं कहते कहते रुक गया तो वो धीमे से लहजे में बोला, असद यार, सच पूछो ना तो मैं नहीं चाहता कि तुम इन राहों पर चलो जहां से चलता हुआ मैं यहां तक पहुंचा हूं। बहुत कठिन रास्ता है ये। जिंदगी तो हर वक्त दांव पर लगी रहती है। खुद बंदा भी एक ऐसे दोराहे पर आ जाता है जहां खुद अपने आप से नफरत होने लगती है। इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हो भाई? मैंने चौंकते हुए पूछा तो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ये मायूसी नहीं, हकीकत है। क्योंकि इस राह की कोई मंजिल नहीं। जिंदगी तो यूं ही चलती रहती है। जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। मेरा सवाल फिर वही है, आखिर इतनी मायूसी क्यों? मैंने पूछा। मैं फिर कहूंगा कि यह मायूसी नहीं। अब दिखाई दे रहा है कि इसका हासिल कुछ नहीं सिवाय समझौते के। कहीं ना कहीं जाकर इंसान को समझौता करना ही पड़ता है, खुद से, दुनिया से, जिंदगी से। उसने उकताहट से कहा, समझौता? कहीं आप इसे बुजदिली का नाम तो नहीं दे रहे हो? मैंने खामखा बहस करते हुए पूछा तो वो बोला, नहीं, ये बुजदिली नहीं है यार। देखो, ये दुनिया एक जंगल है। इसमें हर तरह के दरिंदे पाए जाते हैं। ताकत अपनी जगह, लेकिन हर वक्त चौकन्ना रहना भी उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। खैर, तुम्हें भी दुनिया में रहना है, रहो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने फिर पूछा। इसलिए कि मैं चाहता हूं कि तुम ये राह मत चुनो। लेकिन अगर तुम्हें मजबूर कर दिया जाए तो फिर ऐसा हो जाना कि तुम्हें कहीं भी कोई समझौता ना करना पड़े। जिस दिन तुमने उन ताकतवरों से समझौता कर लिया, जिंदगी रायगां चली जाएगी। उसने इस तरह अजीब से लहजे में कहा कि मुझे उसके लहजे में नफरत झलकती हुई दिखाई दी। मुझे लगा उसके दिल में बहुत कुछ है, मगर वो खामोश रहने पर मजबूर है। मुझे खुलकर बताओ भाई, क्या कहना चाहते हो? मैं अड़ गया। देखो, मैं भी इसी राह पर चल निकला था जिस राह पर आज तुम्हें डाला जा रहा है। तब मैं बहुत कमजोर। मुझे डाला जा रहा है मतलब? मैंने चौंकते हुए पूछा। मैंने तुम्हारे बारे में सारे हालात सुन भी लिए हैं और समझ भी गया हूं। कोई है जो अपने मकसद की खातिर तुम्हारी इस जवानी का फायदा उठाना चाहता है। कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन खैर, मुझ पर दुश्मनी मुसल्लत कर दी गई और मैं ताकत के हसूल में यहां तक आ गया हूं कि कुछ बड़े और ज्यादा ताकतवरों ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उसने धीमे से कहा। कैसे? मैंने तजस्सुस से पूछा। तुमने वो लड़का देखा है जो उधर शेड में बंधा पड़ा है? उसने मुझसे यूं कहा जैसे ये कहते हुए उसे तकलीफ हो रही हो। हाँ, मुझे रखा ने बताया था कि उसने किसी लड़की का कत्ल किया है। मैंने कहा तो वो तेजी से बोला, कोई कत्ल नहीं किया उसने, मगर उसे फंसाया जा रहा है। उसे यहाँ रखा हुआ है ताकि कुछ अरसा गायब रहे और इश्तहारी करार पाए। मैं उसे रखने पर मजबूर हूँ। कोई है जो उस पर इल्जाम लगाकर उसे मुजरिम साबित करना चाहता है। ये तो आपने अजीब बात बताई। मैंने हैरत से पूछा। हाँ, अजीब तो है, लेकिन अगर मैं बात नहीं मानता तो मुझे जिन लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ दे रखा है वो मेरे सर से हाथ उठा लेंगे। उसने दुख से कहा तो मैं सारी बात समझ गया। तो आप इसे समझौता कहते हो? हाँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता उस पर यह जुल्म करने को। उसने दुख से कहा तो मैंने पूछा, होना क्या चाहिए? वही, जिसने ये जुर्म किया है उसे सामने लाना चाहिए। उसने सोचते हुए कहा। यह कहकर वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, छोड़ो, ये तो चलता रहता है। मैंने तुम्हारा बंदोबस्त कर दिया है। लाहौर चले जाओ तुम, वहां। उसने कहना चाहा तो मैंने उसकी बात काट दी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं करूंगा उस लड़के की मदद। कैसे करोगे? उसने चौंकते हुए पूछा। ये मुझ पर छोड़ दो, मैंने कहा और शाहिद भाई की तरफ देखने लगा। जो मैंने तुम्हें बताया यहाँ किसी को नहीं मालूम, और ना ही किसी को पता है कि। उसने होले से कहा। मुझे भी नहीं मालूम, मैंने कहा। तो उसके चेहरे पर संजीदगी फैल गई। वो कुछ देर तक यूं ही बैठा सोचता रहा, फिर लेटते हुए बोला, जाते हुए ये दरवाजा बंद कर देना। मैं उसके पास से उठकर अपने कमरे में चला गया। मैंने सोच लिया था उसकी मदद जरूर करूंगा। रोशन दिन में हर शय साफ दिखाई दे रही थी। दरख्तों से छन कर आने वाली धूप कहीं ज्यादा और कहीं ना होने के बराबर थी। मैं मकान से बाहर निकलकर शेड की तरफ जा रहा था। मुझे रखा भी कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं शेड के करीब गया तो मुकम्मल खामोशी थी। एक बार तो मेरा दिल धक से रह गया, कहीं उस लड़के के साथ कुछ हो ना गया हो। मैं तेज कदमों से आगे बढ़ा और शेड के अंदर चला गया। वो लड़का दीवार के साथ सर लगाए बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और जिस्म साकित था। उसने मेरी आमद का भी कोई एहसास नहीं किया। मैं उसके करीब जा बैठा। मैंने चंद लम्हे उसे देखा, फिर उसके नाक के करीब उंगली ले जाकर उसकी सांसों को महसूस किया। उसकी सांस चल रही थी, लेकिन बहुत मध्यम,
मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो वैसे ही साकित रहा। मैंने पहले तो हल्का सा फिर जोर से कांधा हिलाया तो वो एक तरफ गिर गया। वो बेहोश था। मैंने इधर उधर देखा, करीब ही एक प्याला पड़ा था जिसमें पानी था। मैंने वो उठाया और पानी के छींटे उसके मुंह पर मारे। वो होश में आ गया। उसने अध खुली आंखों से मुझे देखा, फिर जैसे उसके अंदर से नफरत ओद कर आई हो, जो उसकी आंखों से आया थी। ओए, होश कर, मैंने होले से कहा। दफा हो जाओ, उसने धीमे से कहा, मगर लहजे में तल्खी थी। तभी मैंने सर सराते हुए कहा, सुनो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे बताओ कौन हो तुम। मेरे यूं कहने पर उसने चौंक कर मुझे देखा। उसके चेहरे पर हैरत उभर आई थी। तुम क्यों करोगे मेरी मदद? उसने आंखें बंद करके खोलते हुए कहा। मुझे लगा जैसे उसे बात करने में तकलीफ हो रही हो। देखो, मैं अभी तुम्हारे घर वालों से तुम्हारी बात करवा सकता हूँ। तुम मुझे उनका नंबर बताओ, मैंने कहा। तो वो मुस्कुराते हुए बोला, और तुम उनसे तावान की रकम मांगोगे? जाओ यार जाओ। मेरे माँ बाप तो मर गए होंगे, मैं उन्हें मजीद नहीं मारना चाहता। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मैंने इस्तरारी अंदाज में कहा। तो उसने एक लंबी सांस लेकर पूछा, तुम मेरी मदद क्यों करोगे? तुम्हें यूं देखकर मुझे तकलीफ हुई है, सिर्फ इंसानी हमदर्दी हुई है तुम्हारे साथ। मैंने कहा तो वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, तुम कौन हो? इनके साथी ही तो हो। अगर तुम मेरी मदद कबूल नहीं करना चाहते तो अब तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरी इस ऑफर के बारे में नाम मत लेना। अगर नाम लिया तो। मैंने कहा और उठ गया। उसने मेरी तरफ गौर से देखा और बोला, देखो, मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं कि वो मेरे इवज तुम लोगों को कुछ दे सकें। तुमने लड़की का रेप किया, कत्ल किया उसे? मैंने तेजी से पूछा। बिल्कुल भी नहीं, उसने होले से कहा। कौन है जो? मैंने पूछना चाहा तो वो बोला, लंबी कहानी है यार, बस इतना समझ लो, मेरे ही दोस्त ने सारा इल्जाम मुझ पर धर दिया और मुझे भगा दिया। मैं इन लोगों के हत्थे चढ़ गया हूँ। कैसे हत्थे चढ़ गए? असल बात मुझे बताओ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैंने उससे पूछा। मैं बताता हूँ, उसने कहा, फिर कहता ही चला गया।